नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र संदेश संवाद कार्यक्रम। आज हमारी स्टूडियो में मुगलसराय विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री रमेश जायसवाल जी मौजूद हैं, जिनकी लोकप्रियता चर्चा में रहती है। उन्हें जिले के कद्दावर नेताओं में गिना जाता है। इसके साथ ही उनके तेवर के लिए भी उनका नाम चर्चा में रहता है। तो आइए हम वार्ता करते हैं अपने मुगलसराय विधानसभा के विधायक रमेश जायसवाल जी से। तो सबसे पहले विधायक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विधायक जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि इस क्षेत्र की जनता आपको बहुत प्यार करती है, लोकप्रिय नेता मानती है, बहुत पसंद करती है, अपने बड़े भाई जैसा मानती है। आप इन चीजों को किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आज आपके स्टूडियो के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स मुझे देख पाएंगे, मैं सभी को नमस्कार करता हूं। अपने क्षेत्र की जनता को भी नमस्कार करता हूं, जिन्होंने आशीर्वाद दे के मुझे विधायी व्यवस्था का हिस्सा बनाया। मैं आजीवन कृतार्थ हूं, आजीवन कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि जनता के आशीर्वाद से ही हम सब लोगों को इस क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने का अवसर मिला। मैं यहाँ काम करने के उद्देश्य से ही आया था और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। संघ परिवार की पृष्ठभूमि से मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये मेरी तीसरी पीढ़ी है। तो हम लोगों का उद्देश्य ही मात्र रहा कि राष्ट्र के वैभव को सर्वोत्तम स्थान पे देखना, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने का सौभाग्य मुझे इस बात से कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक कार्यकर्ता के रूप में विधानसभा में काम करने का एक अवसर दिया। क्षेत्रीय जनता के प्रति मेरी अपनी जो जवाबदेही, जो मेरी अपनी अकाउंटेबिलिटी है, मैंने प्रयास किया कि मैं उस पर अक्षरशः खरा उतरूं। मूलभूत जरूरतें जो होती हैं इंसान के, वो विकास के साथ साथ व्यवहार की होती हैं, उपलब्धता की होती हैं, उपलब्धता की होती हैं। साथ ही साथ उनके साथ एक विश्वास का जो भाव होता है जी, उसके साथ वो जुड़ी होती है। मैंने पूरा प्रयास किया कि लोगों के दुख सुख में बराबर शामिल रहूं। मुझे लगता है कि विकासपरक सोच पहले से ही रही है। नगर पालिका मुगलसराय में मेरी पत्नी को चेयरमैन के रूप में काम करने का अवसर मिला। प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों ने भी कहीं न कहीं उस व्यवस्था से अपने आप को जोड़ा था। तो विकासपरक सोच थी, और हम लोगों ने, सारे लोगों ने मिलकर जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने वहाँ भी खूब विकास किया था। और विकास के वादे के साथ संभवतः पार्टी ने जब मुझे विधायक बनाया तो कहीं न कहीं इस सीट पर हमारे ही दल के लोग पहले विधायक थे। तो पार्टी को लगा होगा कि नहीं, अब मेरी जरूरत है, इस नाते उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं यहाँ आया तो उस विकास की सोच के अनुरूप जब मुझे यहाँ बनाया गया था, उसी के अनुकूल मैंने काम करना शुरू किया। लोगों के दुख सुख में शामिल होना, लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना, क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की जो मूलभूत जरूरतें थी, उस जरूरतों को मैंने तत्परता से पूरा किया। विभागीय स्तर पर भी काफी प्रयास करके वो सारी चीजें अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास किया, जिसकी अपेक्षा के साथ मुझे यहाँ चुना गया था। मुझे लगता है शायद जनता मुझे इसी नाते अपने परिवार जैसा समझती है, अपना भाई समझती है, अपना दोस्त समझती है और अपने साथ बैठाती है। मुझे लगता है शायद यही कारण है। हम लोगों ने देखा है कि राजनेता जितने हैं विकास कार्य लाते हैं अपने क्षेत्र में, और उनमें होड़ होती है कि अपने हाथ से उद्घाटन करें। लेकिन आपके मामले में देखा गया है, लोगों ने देखा है, सबने देखा है कि आप अपने विकास कार्यों का उद्घाटन जनता के द्वारा कराते हैं। इसके पीछे क्या सोच है आपकी? मेरा मानना है कि बहुत सारे ऐसे राजनेता होंगे जिनको लगता होगा कि मैं अपने भाग्य से यहाँ विधायी व्यवस्था का हिस्सा बनता हूँ, या उनकी जो भी योजना होती होगी तो अच्छी होती होगी। मेरा उस पर कोई कमेंट नहीं है। मैंने नगर पालिका से जब मेरी पत्नी चेयरमैन हुई तो उसके बाद से हम लोगों ने एक सैद्धांतिक विचार तय किया कि जनता के आशीर्वाद के कारण ही हम लोगों को लोकतंत्र और विधायी व्यवस्था में काम करने का अवसर मिलता है। और कहीं न कहीं कोई अधिकार प्राप्त होता है तो वो अधिकार कर्तव्यों के रूप में हम सब शुरू से देखते रहे। जनता का आशीर्वाद था तभी विषम परिस्थितियों में 2012-17 कालखंडों में, जब भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं हुआ करती थी, तब भी इस जिले में मात्र एक सीट नगर पालिका परिषद मुगलसराय हम लोगों ने जीता था। मन में संकल्प था कि जनता ने अगर आशीर्वाद नहीं दिया होता तो कैसे चेयरमैन बनते। सही बात। तो हम लोगों ने सारे विकास जनता को समर्पित किए, और मन में ये भाव आया कि कैसे हम जनता को
आदर और सम्मान दे पाएंगे, कौन से तरीके अपनाए जाएं जिससे कि हम जनता को आदर और सम्मान दे पाएं, उनके इस निर्णय को जिसमें मुझे चुनाव जीतने का अवसर मिला, कैसे उनको सम्मान दे के हम ये एहसास करा पाएं कि नहीं, आज जो कुछ भी हूँ आपके बदौलत हूँ। इस नाते हम लोगों ने एक भाव और एक संकल्प लिया कि अब इस क्षेत्र में जो भी विकास होंगे उसका शिलान्यास और लोकार्पण जनता के हाथों से कराएंगे, और उसको कराने से पहले जनता को बहुत भाव के कारण, आत्मीयता के कारण, हृदय से उनका चंदन तिलक करेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और अपने अंतःमन में ये भाव प्रकट करेंगे कि हमने चुनाव जीतने के बाद अपनी जनता का जो आशीर्वाद लिया था उसके बदले उनको ये भरोसा दिलाने में कामयाबी हासिल किया कि जो मैं कल था वो मैं आज भी हूँ। उसी स्थिति के साथ हम लोगों ने अपने को जोड़ा। परिणाम ये निकला कि नगर पालिका परिषद मुगलसराय में एक बार चेयरमैन बनने के बाद अब तक का इतिहास यही रहा कि दोबारा कोई कुछ भी नहीं बन पाया। एक सभासद भी बनना मुश्किल हो जाता है। मैं अपवाद स्वरूप, हमारा परिवार पहला परिवार है कि चेयरमैन मेरी पत्नी को बनने का अवसर मिला। 5 साल के कालखंड गैप हुए, उसमें मुझे संगठन का काम लगातार जो मैं करता रहा मैंने उसको किया। फिर पार्टी ने मुझे विधानसभा का टिकट दिया और अपने जनपद के चारों सीटों में सबसे ज्यादा वोट पाके मैं यहाँ का विधायक हुआ। तो मेरे मन में वो संकल्प सर्वथा जीवित थी कि जिस रास्ते से मैं यहाँ तक आया हूँ मैं उस रास्ते पे ही चलूंगा। और कल तक तो शहरी क्षेत्रों में जनता का आभार व्यक्त करने का अवसर था, आज पूरा विधानसभा के सम्मानित देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करने का और उन्हें सम्मान देने का अवसर था। तो भला मैं उस अवसर को कैसे चूकता। उसमें मेरा कोई राजनीतिक प्रयोजन नहीं है, यह मेरी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का अपना एक तरीका है, अपना एक भाव है और आत्मीयता से मैं राजनीतिक जीवन में काम करता हूँ। विधायक जी, शिक्षा और स्वास्थ्य ये बुनियादी सुविधाएं हैं जिनको हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए। इस क्षेत्र में आपकी क्या योजनाएं हैं, कितने क्रियान्वित हो चुके हैं, इसके बारे में प्रकाश डालिए। निश्चित तौर पे बिल्कुल सही आपका सवाल था। अब चूंकि मैं इस समय संघ के दृष्टिकोण से वीरनगर में बैठा हूँ और शाब्दिक व्यवस्था से जोड़ा जाए तो हम लोग बबरी में बैठे हुए। यहाँ से हम सारे के सारे लोग पॉडकास्टिंग के माध्यम से जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। आप यही की बात कर लीजिए, यहाँ पे समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 के कालखंडों में या उससे पहले उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी और समाजवादी पार्टी के समय में ही यहाँ पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए शासन से पैसा मुक्त हुआ और न जाने किन कारणों की वजह से वो आज तक हमारे आने तक बन नहीं पाया। वो एसआईटी की जांच में था। एसआईटी की जांच क्यों थी, क्या वजह थी? सरकार के लोग कहते हैं कि दूसरों पर उंगली उठाते हैं समाजवादी पार्टी के लोग, और न जाने कौन सा भ्रष्टाचार था जिसकी जांच के लिए एसआईटी गठित हो गई। और एसआईटी गठित होने के बाद फिर वो जो जनता को समर्पित करने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था इतना महत्वपूर्ण है कि मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर से चकिया जाने में 30 किलोमीटर की दूरी होती है, 30 किलोमीटर, और ये 15 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है। कहीं कोई ऐसी कैजुअलिटी आ जाए, कोई ऐसी एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए तो हमें अपने मुख्यालय तक या हमें बीएचयू ट्रामा सेंटर तक या बीएचयू जाने में काफी समय लग जाता। तो फर्स्ट एड कैसे मिले लोगों को, इसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। मैं आपको बताऊं मेरी संवेदनशीलता क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज की परिस्थिति ऐसी हो गई कि हर व्यक्ति श्रेय लेने में परेशान होता है। मैं उसके पीछे नहीं भागता। मेरा काम है कि एक सामान्य सोच है कि जिसके कालखंडों में जो चीजें होती हैं आदमी उस चीजों पर ध्यान रखता है। तो इससे अच्छा और प्रमाण हो नहीं सकता कि हमने पुरुषार्थ और मेहनत दोनों किया तब जाके, और कुछ पुरुषार्थ मेहनत के साथ साथ कुछ भाग्य भी बहुत प्रबल होता है। ईश्वर जब मदद करता है ऐसे पुरुषार्थियों की तो वो चीजें उसके खाते में जुड़ जाती है। पूरे के पूरे चंदौली जनपद के 6-7 केंद्र ऐसे हैं जहां पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसआईटी की जांच की परिधि में है। आप मुझे सिर्फ इतना आपको मैं बताना चाहूंगा कि मात्र एक वीरनगर बबरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही मात्र एसआईटी के जांच से बाहर निकल पाया। बाकी कोई नहीं निकल पाया। मैं लगातार इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला। आपने देखा होगा विधानसभा के सदन में भी मैंने इस आवाज को बुलंद किया, एक नहीं अनेक बार। मैं लगातार अपने विधानसभा की समस्याओं को लेकर सदन में अपनी आवाज बुलंद करता हूं।
जी। क्योंकि शायद मुझे इसीलिए चुना गया कि मैं अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में जो भी रोड़े आते हैं, जो भी ब्रेकर्स आते हैं, मैं सारे ब्रेकर को हटाऊं और क्षेत्र में एक विकास की गंगा बहाने में सफलता हासिल करूं। मैं आपको बताऊं कि मैं एसआईटी की जांच को समाप्त करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से मैंने इसके निर्माण को पुनः शुरू कराया। आप सारे के सारे लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, आपने देखा भी होगा। सारा निर्माण करा के कंप्लीट मैंने कराया। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता थी, 35 लाख रुपए शासन से ला के मैंने इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था भी कराई। सारे इंस्ट्रूमेंट आ गए। ये अस्पताल बहुत जल्द चालू होगा, शुरू होगा और जनता को समर्पित होगा। इसमें 2 चीजों की नीड है। कुछ किट की आवश्यकता है, इसके लिए मैं डिप्टी सीएम साहब से मिला था, डायरेक्टर मेडिसिन से मैं मिला था, ये सारे के सारे स्टोर के अधिकारियों से मैं मिला। बहुत जल्द वहां से जनरेटर और कुछ अपने जांच के किट वो आने हैं, मात्र वो आने हैं। उसके बाद ये अस्पताल जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि ट्रामा सेंटर मेरे विधानसभा में तेजी से बना, केंद्र सरकार के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से, और हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उस समय तत्कालीन वो अपने चिकित्सा मंत्री भी थे, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, उनके सहयोग से हम लोगों को ट्रामा सेंटर मेरे विधानसभा के महेवा में मिला। और इतना शानदार ट्रामा सेंटर, उसके बाद फिर हम लोग ट्रामा सेंटर के तमाम ऐसी जांच पड़ताल इत्यादि जो चीज होती है, हम लोग सरकारी व्यवस्था के कब तक जाके उस चीजों को पुख्ता हो, जनता को व्यवस्थित तरीके से मिले, उसको हम लोग कराते हुए वो लगभग निर्माण उसके पूर्ण होने की स्थिति में है। वो जल्दी ही हैंड ओवर हो जाएगा और हम सब लोग ट्रामा सेंटर भी खोल पाएंगे। और आपने देखा होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 मेडिकल कॉलेज की जो हमारी सरकार के सैद्धांतिक विषय थे, वह विषय यहाँ चरितार्थ हुआ और इस जनपद को एक बहुत बड़ा कंसर्न मिला जो मेडिकल के क्षेत्र में है, और वो प्रारंभ भी हो गया, वो चालू भी हो गया। आपने देखा इतना शानदार बना हुआ है कि आप कमलापति हॉस्पिटल के ऊपर पीछे जब जाएंगे, सारा कंसर्न बना हुआ, मेडिकल कॉलेज अलग से बना हुआ। स्वास्थ्य के प्रति मेरी संजीदगी का ये प्रमाण था कि हमारे विधानसभा खजूर गांव एक जगह है, खजूर गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र था जिससे कम से कम आसपास के 20 गांव प्रभावित होते थे। वो स्वास्थ्य केंद्र जहां बनाया गया था, वहां रेलवे की डीएफसीसी की लाइन वहां जाने लगी। वो लाइन जाने की वजह से वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तोड़ दिया गया। बाद में उसको स्थानांतरित करके किसी दूसरे गांव में भेज दिया गया। हमारे क्षेत्र की जनता ने कहा कि नहीं, ये हमारे गांव में रहता तो आसपास के लोग उसका लाभ लेते थे। मैंने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी मेरी ताकत, जो भी मेरी सामर्थ्य है, बुद्धि विवेक है, उसके आधार पर मैंने विदिन 30 मिनट्स मैंने वो आदेश को पारित करवाया और पुनः उसमें अस्पताल मैंने रेंट पर लेके चालू कराया। फिर बाद में एक स्थान वहां से मैंने जिलाधिकारी के थ्रू मैं एसडीएम को लगाकर एक स्थान चिन्हित कराया। फिर उस स्थान पे 35 लाख रुपए का टेंडर कराया। टेंडर करा के वहां एक अस्पताल, एक शानदार अस्पताल वहां ढलैया हो गया है, बन के लगभग तैयार होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे लगातार आप देख भी रहे होंगे। तो ये मेरी संवेदनशीलता रही है। दूसरा विषय, व्यक्तिगत तौर पे भी आपने देखा होगा अपने विधानसभा और उससे आसपास क्षेत्र, यहाँ कह सकते हैं दूर दराज के अन्य भी जिलों में से जो लोग मुझे जानते हैं, उन सारे लोगों को ट्रामा सेंटर में एडमिट कराना, उन डॉक्टरों से और वहाँ के अपने जो भी हमारे सीनियर डॉक्टर हैं और सत्यनारायण संखवार जी डायरेक्टर वहाँ के हैं, और ट्रामा सेंटर के अपने इंचार्ज अगर सौरभ सिंह हैं, सारे लोगों से मिलके मैं लगातार मरीजों की, अपने क्षेत्र के लोगों को भर्ती कराना, उनको ट्रीटमेंट दिलवाना, उनको जरूरत पर बेड दिलवाना, आईसीयू प्रोवाइड कराना, उसके लिए प्रयास करना। लगातार एक प्रतिनिधि भी मैंने वहाँ नियुक्त किया जो लोगों की सेवा में तत्परता से लगा रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद रहा कि उनके निधि से, जो उनके अपना निधि मुख्यमंत्री जी का है सहयोग की निधि, उससे मुझे लगता है कि अपने क्षेत्र के अंदर बहुत पैसा मैंने 20 करोड़ रुपए में दिलवाया लोगों को। उस रोग के तमाम असाध्य रोग ऐसे हैं, किडनी है, अपने लीवर है, और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर हैं, लंग्स की प्रॉब्लम है, ब्रेन का मामला है, उस पर मैंने बहुत पैसा दिलवाया। इस जिले में सबसे ज्यादा पैसा दिलवाने वाला मैं विधायक हूँ, तो मैं उसके प्रति मेरी संवेदनशीलता रही है। और आपने देखा होगा कि हमारे विधानसभा में एक ब्लॉक है नियामताबाद ब्लॉक। नियामताबाद ब्लॉक के नियामताबाद गांव में ही एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, जो हिस्ट्री मुख्यमंत्री जी ने दिया था 2017 से 22 के कालखंडों में, वो भी कहीं न कहीं किसी एसआईटी के जांच के परिधि में था।
अच्छा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि आपने जनमानस की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वहां पे आपने एक बच्चियों के पढ़ने के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आपने दिया है जी। और अब वो बालिका इंटर कॉलेज आज एसआईटी की जांच में है। एसआईटी की जांच के पीछे कारण क्या है, मैं उस कारण पे बहुत विशेष फोकस नहीं करना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द उसकी जांच समाप्त करके उसका निर्माण संबंधित संस्था के द्वारा कराया जाएगा और पठन पाठन भी प्रारंभ कराया जाएगा। तो कहीं न कहीं आपने, और मेरे प्राइमरी पाठशाला ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे मतलब सेकेंडरी स्कूल भी ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ मैंने लैब वो दिलवाए, मैंने मल्टीपर्पज़ हॉल दिलवाया, तमाम ऐसे कई काफ़ी मैंने काम करवाए अपने क्षेत्र के अंदर। तो मैं शिक्षा से जुड़ा भी हूँ, इस नाते मेरी भावनाएं भी वहाँ कहीं न कहीं जुड़ी रहती हैं और आपने देखा होगा कि उस क्षेत्र में भी मैंने बहुत सारे काम करवाए हैं। बिल्कुल। विधायक जी, बोबरी में ही आपके निर्माणाधीन स्वास्थ्य केंद्र के बगल में 25 शैय्या का आयुर्वेदिक अस्पताल है जो लगभग 40 वर्ष से बंद पड़ा है जी। यहाँ कभी न डॉक्टरों की नियुक्ति हुई, न बेड आए। सच कहिए तो बिल्डिंग बनी लेकिन उसमें कभी कोई मरीज भर्ती नहीं हो पाया। अभी हाल ही में कोरोना काल बीता है, अगर ये क्रियाशील स्थिति में होता अस्पताल तो बहुत सारा लाभ मिल पाता, लोगों को चिकित्सा की सुविधा मिल पाती बोबरी में ही। उसको फिर से शुरू कराने के कदम के क्षेत्र में आपका क्या कदम है? मैंने, आप लोगों ने ही मुझे इस बात के लिए पहले अवगत कराया था, इस क्षेत्र के लोगों ने। मैंने पूरा का पूरा उस पर अध्ययन किया जी। तो पूर्व की सरकारों ने जब आयुर्वेदिक अस्पताल को बनाकर जनमानस को सुविधा मुहैया करने की योजना बनाई थी जी, तो मैं समझता हूँ शायद उसमें संवेदनशीलता नहीं रही होगी, संवेदनहीनता का ही परिचय है कि अब तक वो शुरू नहीं हो पाया जी। मैंने इस संदर्भ में माननीय डिप्टी सीएम साहब से, माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिला हूँ। अच्छा। और मैं प्रयास करूंगा कि उसको भी जल्दी से जल्दी चालू करूँ। बहुत अच्छी बात है। एक रोचक घटना याद आती है, आप जब चुनाव में आपने अपना नामांकन कराया था तो आपके प्रचार के लिए बोबरी के मिडिल स्कूल में राजनाथ सिंह जी माननीय उपस्थित थे। उन्होंने आपके कंधे पर हाथ रख के कहा था कि अपना विधायक बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहा है और देखिए हट्टा कट्टा भी है, कभी हाथ दो हाथ करने की बारी आई तो वो भी कर जाएगा। तो आपका जो विवादों से नाता रहता है, आपके जो तेवर हैं, क्या उन सब चीजों का यह परिणाम है? मैं आपके एक प्रश्न में थोड़ा सुधार करना चाहूंगा जी, कि विवादों से मेरा नाता रहा है ऐसा एक भी प्रमाण आप मुझे दिखा दें कि मैं विवादों से मेरा नाता रहा है। ये मैं नहीं कहता। सैद्धांतिक मूल्य, अगर जनमानस के अपने क्षेत्र की जनता के मान सम्मान से जुड़ा हो जी, हमारे क्षेत्र की जनता के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ अगर कोई विषय जुड़ा हो और जनता असहज महसूस कर रही हो जी, और उसे जब कभी लगता हो कि नहीं मैं अपने विधायक के साथ जुड़ने से मेरा सम्मान बच जाएगा, तो मैं उस अपनी जनता के लिए अपनी, पहले से मैंने कह दिया कि मैं, मेरी प्रतिबद्धता है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता के प्रति मेरी संवेदनशीलता थी, है और जीवन भर रहेगी, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए। मैंने ये संकल्प पहले लिया है कि जब तक मैं यहाँ विधायक रहूंगा, अपने विधानसभा की देवतुल्य जनता के मान सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। मेरे क्षेत्र की जनता बहुत ही शालीन है, बहुत ही भद्र और बहुत ही सभ्य है। अगर कोई व्यक्ति, हमारे क्षेत्र की जनता का कोई बाहरी व्यक्ति उसके मना स्थिति को ध्वस्त करना चाहता हो, उसकी मर्यादा को लेना चाहता हो, तो आप ही मुझे बताइए ना कि अगर मुझे जनप्रतिनिधि बनाया गया है तो मैं अपने क्षेत्र के जनता के सम्मान के अनुरूप उनके विश्वास पर खरा उतरूं, इसके लिए मेरा प्रयत्न करना जायज है या नाजायज है? बिल्कुल जायज। ऐसा इस पूरे के पूरे 4 वर्ष के कालखंडों में एक भी ऐसे वाकयात आप मुझे नहीं बता सकते जहां पर मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए विवाद में रहा। मैं विवाद में नहीं रहा, मेरी विवाद छवि जनता के साथ दी गई जिम्मेदारी, जनता ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसके प्रति मेरी कटिबद्धता है, मेरी अकाउंटेबिलिटी है। इस नाते अगर किसी को लगता है कि मैं सच के साथ हूँ, सच बोलता हूँ, सच करता हूँ, जनता के साथ ईमानदारी से खड़ा रहता हूँ, तो लोगों को अगर ये ईमानदारी पसंद नहीं आती तो इसे विवाद का नाम दे सकते हैं, मुझे ऐसा कोई ऐतराज नहीं है। अगर उनको लगता हो कि ये विवाद है तो मैं विवाद हो सकता है लेकिन मैं विवाद जैसा कोई भी स्थिति पैदा नहीं करता। हम लोग सभी लोग शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र से जुड़ के यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं मनोभावना इस बात के लिए है कि हम जनता के साथ पूरी ईमानदारी से खड़े रहें,
विकास के साथ साथ उनकी भावनाओं पर भी हम राज करें, जी। उनकी भावनाओं के अनुकूल हम काम करें, यही मेरा काम रहा। विवाद से मेरा कभी कोई नाता नहीं रहा, ना मैं कोई गलत काम आज तक मैंने किया, न किसी गलत काम को मैंने प्रोत्साहन दिया। इस नाते विवाद शब्द की परिभाषा ठीक से विपक्षियों को, जैसा आपने बताया, नहीं पता होगी। इस नाते वो सारे विवाद छवि को वो इस तरह से दूसरे शब्दों में वो प्रयोग होते हैं। मेरा कोई ऐसा इन संबंधों से कोई नाता नहीं रहा। आपने जिन महापुरुष की चर्चा की थी कि इसी वीरनगर के बबरी के अशोक इंटर कॉलेज में आदरणीय रक्षा मंत्री हमारे अभिभावक राजनाथ सिंह जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल प्रत्याशी जिसको भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है वो डील डॉल ठीक उसका है, वो आपके लिए दो हाथ करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो दो हाथ अनावश्यक करेगा, नहीं अनावश्यक का तो नहीं, उन्होंने कहा था कि दो हाथ करना पड़ा और क्षेत्र की जनता के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। तो मैं इस बात को आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस स्थान के माध्यम से, हमारे डोर टू बात के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी जनप्रतिनिधि को, अगर वो जनप्रतिनिधि है, जनता के आशीर्वाद से विधायी व्यवस्था का हिस्सा बना है, लोकतंत्र की इस प्रणाली में जनता ने उस पर विश्वास जताया है, तो उसे मर मिट जाना चाहिए अपनी जनता के मान सम्मान की रक्षा के लिए। मैं इस बात का संकल्प के साथ आपको बताना चाहूंगा कि माननीय जी ने बिल्कुल ठीक कहा था। मैं इस बात का संकल्प लेके ही राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया हूं कि जब तक मैं यहाँ विधायक रहूंगा, अपने क्षेत्र की जनता के सम्मान से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं सारी कीमत चुकाने के लिए हद से बाहर भी जा सकता हूँ, लेकिन जनता का सम्मान यहाँ से जाने नहीं दूंगा। भारतवर्ष के इतने सिर्फ के नेता ने आपके लिए प्रत्याशी रहते हुए आपके इतना बड़ा ओपिनियन अपने मुंह से दिया था मंच से, आपको उस टाइम कैसा लगा था? मैं आपको एक बात बता दूं, वो सारे लोग बहुत सारे तपस्या के बाद वहां तक पहुंचे। उनके जीवन में उनकी आंखों में, उनके जीवन में बहुत सारे से उतार चढ़ाव आए हैं। हम सारे कार्यकर्ताओं के व्यक्तित्व को वो बेहतर तरीके से देखते और समझते हैं। इस क्षेत्र की जनता, जहां पर आपने भी देखा कि पीडीए का नारा लेके बहुत सारे से लोग हैं जिन्होंने लोकतंत्र पर कहीं न कहीं से चादर उड़ाकर लाभ ले लिया। तो यहाँ कैसे व्यक्ति की आवश्यकता है, कौन सा व्यक्ति यहाँ जनता की सेवा कर सकता है, कौन सा व्यक्ति जनता के मान सम्मान और मर्यादा को बचा सकता है, इस बात को भांपते हुए उन्होंने यह बात का विश्वास जनता को दिलाया, क्योंकि वो यहाँ के लाल हैं, यहीं के रहने वाले, इसी जिले के रहने वाले, और मेरे तो पिता तुल्य हैं, मेरे तो अभिभावक है, मेरे तो गार्जियन है। उनके निर्णय को मैं अपने जीवन का अंतिम निर्णय मानता हूँ। इस नाते भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्णय को मैं अंतिम निर्णय मानता हूँ। मेरे जीवन में संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेता, सारे के सारे जिम्मेदार लोग, तो मेरे जीवन के इस रास्ते के संयोजक के रूप में काम, जिन्होंने मुझे पथ दिखाया है। मेरे जीवन, राजनीतिक जीवन पर उनका पूरा अधिकार है। जब भी ऐसा उनको लगेगा कि मेरी जरूरत जहाँ कहीं भी है, होने की या न होने की, इस स्थिति में मैं उनके सारे निर्णय के साथ अपने को जोड़ता हूँ। ये दायित्व, ये पद काम करने के लिए मैं इस दायित्व पद को अपने जीवन के शोभा के साथ नहीं जोड़ता। इस नाते मैं आपसे निवेदन के साथ कहूंगा कि यह पूरा का पूरा जीवन राष्ट्र की भक्ति में तल्लीन है, और मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ माँ तुम्हें कुछ और दूं। इस भाव को अपने जीवन से मैं निकाल नहीं सकता। यही कारण है, इस भाव को पार्टी समझती है। इसी नाते भारत के अनेक बड़े बड़े प्रांतों में विधानसभा चुनाव हो, म्युनिसिपल के चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी मुझे भेजती है, और भारतीय जनता पार्टी ये विश्वास करती है कि कार्यकर्ता, एक स्वयंसेवक जब इस निष्ठा के साथ अपने जीवन को संजोया है, तो जहां जाएगा वहां पार्टी के संस्कारों के अनुकूल पार्टी को बेहद स्थिति में पहुंचाने का प्रयास करेगा। यही कारण रहा कि मैं जहां कहीं गया वहां हम चुनाव जीते। जनता का आशीर्वाद रहा, हमारे क्षेत्र की जनता को लोगों ने हाथों हाथ लिया, उसकी तारीफ की कि यहाँ जहाँ का विधायक है वहाँ के लोग खुश रहते होंगे। तो आप सोचिए ना, दूर के लोग, दूसरे प्रांत के लोग कहते हैं कि आप जैसा विधायक तो हमारे क्षेत्र में होना चाहिए। बिल्कुल। जहाँ मैं गया सारे लोगों ने कहा कि आप जैसा विधायक मेरे क्षेत्र में होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं यह बात जब हमारे क्षेत्र की जनता सुनती है तो उसका विश्वास और भरोसा मुझ पर बढ़ता है, और कहीं ना कहीं वो बात चरितार्थ होती दिखती है जो माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था। जी, पिछले वर्ष 8 मार्च को दिशा की मीटिंग थी चंदौली में जी, उसमें आत्मसम्मान को लेकर कुछ विवाद खड़ा हो गया, जिसमें आपकी सांसद जी से और कुछ साथ के विधायकों से झड़प हुई। उसको विपक्षी दलों ने कहा कि यह मुद्दे को भटकाया गया, जो सड़क के चौड़ीकरण का मामला था। इस विषय को आप किस नज़र से देखते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दो स्थितियां यहाँ हैं जी। हम सारे लोग रूलिंग पार्टी के लोग हैं जी। हमारे पास
बात करने के लिए समय नहीं होना चाहिए जी। हमें हर चीज को प्रामाणिकता के साथ करके दिखाना पड़ेगा। और जो विपक्षी है जी। उसको कुछ नहीं करना है, उसको सिर्फ उंगली उठाना है। और आपने ये देखा होगा जो भी व्यक्ति काम करने वाला होता है तो उसे काम करके खुद को प्रमाणित करना पड़ता है, और जो व्यक्ति सिर्फ गाल बजाने वाला होता है वो आलोचनाओं का श्रृंगार करके हमेशा उसी रो में, उसी गली में, उसी दिशा में चलता रहता है। तो मैं उनके इस आलोचना करने वाली प्रवृत्ति और विपक्षी प्रवृत्ति से हमारा कोई सरोकार नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने उस दिन की तिथि की चर्चा की तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, वहां सिर्फ मान सम्मान स्वाभिमान दिशा की बैठक चल रही थी और लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में यहाँ की देवतुल्य जनता ने बीरेंद्र सिंह को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सांसद चुना है। हमें उससे कोई एतराज नहीं, जनता के निर्णय को, जनता के मैंडेट को हम स्वीकार करते हैं। हम उसमें कहीं कोई कोताही या कहीं अस्वीकार करने का कोई विषय ही नहीं था। अगर अस्वीकार करने का विषय होता तो दिशा की बैठक में जाते ही नहीं। तो रूलिंग पार्टी का विधायक होने के नाते, होने के बावजूद हम संस्कारित दल के लोग हैं, संघ के स्वयंसेवक हैं, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। हम लोगों ने अपने को उस दिशा की बैठक के साथ जोड़ा, विकास परक सोच के साथ। उत्तर प्रदेश और देश के अंदर जो विकास होते हैं उस विकास की समीक्षा बैठक होती है। संसदीय शब्दावली जो है वो कदाचित इस बात की अनुमति नहीं देती कि आप किसी को भी छोटा समझिए। संसदीय प्रणाली में जो भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का प्रतिनिधि होता है। 4 लाख 4.5 लाख जनता उसको वोट देती है। बिल्कुल। अगर वो लाइव टेलीकास्ट देखती है तो वो कहेगी ना कि मैंने किस व्यक्ति को चुना। जिस व्यक्ति को अपने ऊपर अमर्यादित टिप्पणी का जवाब देने की सामर्थ्य नहीं है वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। तो मुझे तो ये अपने जनता को, अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता को ये बताना जरूरी था कि नहीं, आपने जिसको चुना है वो आपकी इसी बात की शर्तों के साथ मैं तो वहां चुन के गया हूं कि आपकी मर्यादा की रक्षा करूंगा। लेकिन यदि मैं उनकी मर्यादा की रक्षा का सवाल तो बाद में आएगा, जब मुझे असंसदीय प्रणाली के साथ जोड़ा गया, मुझे असंसदीय शब्दों से नवाजा गया और मैं उसका प्रतिकार नहीं कर सकता, मैं उसको रोक नहीं सकता, तो जनता मुझ पर अपने सुरक्षा का भरोसा कैसे करेगी। इस नाते मैंने उनको यह बताने का प्रयास किया, सरल शब्दों में मैंने प्रयास किया और मैंने उनसे कहा, कई बार मैंने रिपीट किया कि ये नहीं, ये बोलिए आप, संसदीय शब्द ये है, संसदीय भाषा वो नहीं ये है। लेकिन चूंकि वो अहंकार में चूर हैं, उन्हें लगता है कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं और मैं वैश्य समाज से जुड़ा हुआ हूं। हमारे दल के लोग कभी भी जाति पात का भाव नहीं रखते। हमारे हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में मुझे वोट देके चुनाव जिताया था। लेकिन समाजवादी पार्टी के अंदर यह भाव है। वहां का व्यक्ति, वहां का जनप्रतिनिधि इस तरह से खुलेआम मेरे मना करने पर भी कि नहीं, आप यहाँ गलत कर रहे हैं, ये आपको नहीं करना चाहिए, आप ये नहीं ये बोलिए, ये सही है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैसे मानो अहंकार में डूबे हों या उनके मन में रहा हो कि मैं वैसे परिवार से जुड़ा हूं तो मेरी कोई औकात नहीं है। उन्हें यह जानकारी होना चाहिए कि हमारे दल में, संघ परिवार में और भारतीय जनता पार्टी में जाति पात की राजनीति हम नहीं करते। हम सारे लोग वैचारिक रूप से एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, सैद्धांतिक मूल्यों के साथ राजनीति करते हैं। माँ भारती के चरमोत्कर्ष पर जाने के सारे उस रास्ते पर रोड़े गिरे होते हैं, सबको हटाने के लिए हम सारे के सारे स्वयंसेवक कार्यकर्ता राजनीतिक जीवन में काम करते हैं। 4 बार जीतने के बाद असंसदीय प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति इस बात की प्रामाणिकता तय करता है कि उनके यहाँ इन्हीं सब शब्दों को संसदीय शायद मानते होंगे। इस नाते उन्होंने ऐसा प्रयास किया। बीच में अध्यक्ष होने के नाते बीरेंद्र सिंह माननीय सांसद जी ने भी उस पर रोकने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने भी तुम तड़ाम का इस्तेमाल किया। तो मैंने उनको भी इस बात के लिए एहसास कराया कि आप दिशा की बैठक के अध्यक्ष हैं, आप वेग में इतने ज्यादा भावुक मत होइए कि ये आपके घर की विरासत है। ये आम जनमानस ने जो 20 लाख लोग यहाँ लोकसभा में वोट देते हैं वो भी आपके इस चरित्र को सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। लेकिन उन लोगों को इस बात की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि ऐसी भावनाओं के साथ ही वो राजनीति करते हैं। ऐसी उनको ट्रेनिंग ही दी जाती है कि आपको ऐसे बोल के दबाव बनाना है, जनता को दबाव बना के वोट लेना है और अन्य जनप्रतिनिधियों पर दबाव बना के मनमाना हर्जाना कराने का प्रयास करना है। शायद उनके मन में ये भाव था और मैंने जो भी कुछ किया वो अपने क्षेत्र की जनता को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए किया कि मैंने कहा था कि मैं आपके मान सम्मान के साथ अपने जीवन को जोड़ा हूं। जब तक यहाँ विधायक रहूंगा आपकी मर्यादा पर आंच नहीं आने दूंगा। यदि मैं उनका प्रतिकार नहीं करता तो शायद यह मर्यादाएं विश्वास की कसौटी पे खड़ी नहीं उतरती, जनता शायद इसका विश्वास नहीं करती।
दूसरा विषय, आपने विवादों के साथ एक 4 लेन और 6 लेन की बात की, जाम की बात आपने करी। आप भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, भारत के किसी भी कोने में चले जाइए, महानगरों में चले जाइए, रेड बत्ती को अगर ऑन कर दिया जाता है, टाइमर लगे होते हैं, रेड बत्ती ऑन होने के बाद तुरंत रास्ते जाम हो जाते हैं 1 सेकंड। उस बीच में अगर आपका कोई एम्बुलेंस भी है तो वो भी जाम में फंस जाता है, या फिर अगर वो आगे होता है तो लोग उसको निकाल देते हैं। लेकिन बहुत बड़ी रेड लाइट जलने के बाद बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और आपका एम्बुलेंस भी नहीं जा सकता। नहीं समझने वालों के लिए, मैं मुंबई गया था, मुंबई महानगर म्युनिसिपल के चुनाव में मैं गया था, मुझे 4 किलोमीटर जाने में 1.5 घंटा लगा। तो मैं सोच रहा था कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग प्रोमिनेंट फिगर है, वो फोटो भी डालते हैं अपना कि हम वही 4 लोग हैं। उन्होंने नगर पालिका के चुनाव में भी एक संस्था बनाकर नगर पालिका के चुनाव में भी कहा कि हम लोग एक किन्नर को जिता के यह प्रामाणिकता तय करेंगे। संभवतः किन्नर को उन्होंने जिताया इसीलिए था कि अगर वो थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, किन्नर चूंकि हमारे यहाँ चेयरमैन है, जनता ने उनको वोट दिया है, मैं उनका सम्मान करता हूं, परंतु जिन लोगों ने उनको जिताया था उनके दिमाग में ये बातें थी कि शायद ये कम पढ़ी लिखी हैं तो नगर पालिका हम चलाएंगे। लेकिन वो चूंकि नगर पालिका का चेयरमैन बनने के बाद राय मशवरा देने वाले बहुत सारे टेक्निकल लोग हो जाते हैं, तो इन लोगों की परिधि से चेयरमैन महोदया बाहर निकल गई, इनकी परिधि में वो है नहीं। तो इस नाते बेबस लाचार है। और मैं लोकल का रहने वाला विधायक हूँ, तो लोकल का रहने वाला विधायक हूँ, तो मुझसे नगर पालिका की भी अपेक्षा यही करते हैं। और अपने जीवन में कभी कभी ऐसे लोगों से विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, उसमें कई ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने मुझसे कहा है, कुछ लोग तो ऐसे विरोध करने वाले जिनकी सड़कें मैंने खुद बनाई हैं, बीडीए से पैसा लाके मैंने 40 फीट रोड बनवाया है, वहां भी बैठे लोग, कुछ लोग हैं जो उसकी तारीफ नहीं करते हैं, सिर्फ बुराई करते हैं। उनके यहाँ कुछ काम है तो उन्होंने कहते हैं हमें एक लाइट दे दीजिए, हाई मास्ट लाइट दे दीजिए माननीय विधायक जी। वो हमसे लाइट भी मांगते हैं और हमारा विरोध भी करते हैं। सबसे बड़ी बात आप मुझे ये बताइए, पड़ाव से लेकर आम जनता, आम जनमानस की मैं बात कर रहा हूँ, पड़ाव से लेके गोदना मोड़ तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि सीसी रोड बनाए जाएंगे। किसी ने कल्पना नहीं किया था। 328 करोड़ रुपए की लागत से मेरे कार्यकाल में, मेरे प्रयास के साथ साथ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उनके आशीर्वाद से 328 करोड़ की वो सड़क बनी, शानदार रोड बनी है। आप हमें बताइए ना, कौन सा ऐसा शहर है जिस शहर में हमारे आपके अनियमितता कारण जाम न लगता हो? हम ही सड़क पर, रोड पर गाड़ी खड़ी करते जाम लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि आरोप लगाने वाले कभी अपने जीवन में कोई कंस्ट्रक्टिव काम किए हो, निर्माणी काम किए हो, इससे जनता का भला हुआ हो, तो मैं उनकी सारी बातें स्वीकार कर लूंगा। उंगली उठाना, आरोप लगाना, इस सभी को आसानी से आता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ जनमानस को कुछ ऐसा उपलब्ध कराना जो पहले कभी नहीं हुआ है, तो ऐसी सोच उनके दिमाग में नहीं होती है। नकारात्मकता के साथ वो चलने वाले लोग हैं। मुझे लगता है कि कुछ राजनीतिक भूख भी शायद लोगों को होगी, इसी नाते कोई न कोई एजेंडा बनाते हैं। हमारे यहाँ जब किन्नर चुनाव जीती, सोनू किन्नर, तो वो सारे लोग मिठाई बांट रहे थे और कह रहे थे कि मैंने हरा दिया। और फिर जब डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ऐसा पीडीए का नारा लगा, ऐसा लोगों के बीच में भावनाएं आई कि जब इस शहर को, इस प्रदेश को विकसित करने की दिशा में काम करना लोगों ने शुरू किया, तो सड़कों को थोड़ा चौड़ा करना पड़ा। कुछ लोग नाराजगी वैसी भी थी, उस नाराजगी को संविधान में आमूलचूल, जनमानस को सुविधा देने के लिए संविधान में आमूलचूल परिवर्तन अनेकों बार हुए हैं। तो हमारे दल के कुछ वरिष्ठ लोगों ने कहा कि जनता को सुविधा मुहैया कराने के लिए संविधान में अगर आमूलचूल परिवर्तन, जो पूर्व में कई बार हो चुके हैं, अगर उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन भी अगर करने हुए तो जनता के लिए करने की जरूरत है, ऐसा लोगों ने कहा था। परंतु चूंकि राजनीतिक परिवेश था, लोगों ने उस बात को पकड़ लिया, पकड़ के कह दिया कि ये लोग तो अब संविधान की प्रस्तावना को भी बदल देंगे, बाबा साहब के उस विचार को भी बदल देंगे। ऐसी भावनाओं के साथ उन लोगों ने काम करना शुरू किया और संभवतः मुझे लगता है कि उसमें उनको कामयाबी भी मिल गई। और इस नाते इस समय वो अंधभक्त हैं और कहीं न कहीं अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से के कारण ही ऐसी बात वो करते हैं। मैंने जानबूझ के कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया। आपका नगर पालिका में थे तब भी विकास बहुत हुआ, आज विधानसभा में भी हम तब भी विकास कर रहे हैं। हमारे नगरीय क्षेत्रों में चेयरमैन साहब भले ही यहाँ जीत के आई हैं, परंतु मैं बीडीए से पैसा लाकर अपने नगरीय क्षेत्रों का अनेक सड़कों का मैंने निर्माण कराया, जो मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद मैं पहला विधायक हूँ या पहला कोई भी जनप्रतिनिधि रहा हो, विधायक रहा हो, सांसद रहा हो, किसी ने भी अलग संस्थाओं से, अलग कंसर्न से कभी पैसा लाकर शहर का विकास नहीं कराया। मैंने कई सड़कें बनवाई, कई ओपन जिम बीडीए से मैंने लाभ करवाया, अलग अलग संस्थाओं से पैसा ला के मैं काम कराने का प्रयास करता हूँ। अपने निधि का पूरा पैसा क्षेत्रीय विकास में मैंने दिया, मैंने कभी भी नाजायज नहीं होने दिया। अपने निधि का 5 पैसे का दुरुपयोग मैंने नहीं होने दिया है। यही कारण है कि मैं सारे
पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि रहे होंगे उनसे ज़्यादा मैं काम कराने में सफलता हासिल मैंने की है और आगे 1 सालों में और करूँगा। बहुत सारे नवनिर्माण के बहुत सारी सड़कें मैंने बनाई। आपको मैं बताना चाहूँगा कि रामनगर पड़ाव से लेकर रामनगर तक 220 करोड़ की सड़क मेरे रिज्यूम में बनी है। 95% मेरा विधानसभा है, मेरा लेटर पैड भी लगा हुआ है। अभी ओवरहेड बोर्ड भी लगेगा, आपको दिखाई देगा कि कैसे बना, कौन बनवाया। आप 328 करोड़ की ये सड़क बनी, 220 करोड़ की वो सड़क बनी। गोदना मोड़ से लेकर लेवा इलिया मोड़ तक जहां मेरी विधानसभा समाप्त होती है 197 करोड़ 40 लाख की वो सड़क बन रही है। बहुत तेजी से बन रही है 4 लेन, किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। मेरे विधानसभा की चंदौली से जब पुल से क्रॉस करेंगे आप, मेरी विधानसभा का हिस्सा है, वहां से लेके सैदपुर मोड़ तक 440 करोड़ रुपए की 4 लेन बन रही थी। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो सड़क कभी बनेगी। हमारे गंजी प्रसाद तिराहा से लेके पचपनवा तक 4 लेन प्लस सर्विस लेन बन रहा है। 61 करोड़ रुपए की लागत जो विद कंपनसेशन है वो अभी हमारे यहाँ टेंडर हुआ है, वो सड़क भी मैं अपने यहाँ बना रहा हूँ। 20 करोड़ की लागत से पहली बार रोड वाइडनिंग के तहत 3 मीटर की रोड 5.5 मीटर की बन गई। सिकटिया से लेके छत्रपति शिवाजी स्कूल, वो नगर पालिका क्षेत्र है, वहां का भी 2 किलोमीटर मैंने एनओसी लेके पीडब्ल्यूडी में जोड़ के मैंने वहां से लंका तक 20 करोड़ की सड़क रोड वाइडनिंग में 5.5 मीटर की रोड बनवाई। चौराहट से लेके लंका मार्ग को जोड़ने वाली सड़क 15 करोड़ की, 10 से 12 गांव आच्छादित हुए हैं। सारे लोग कभी सपने में उधर सोचा लोगों ने नहीं होगा कि इतनी मोटी लेयर की सीसी रोड बनेगी। शानदार मैंने बनवाई है। अपने विधानसभा में सड़कों के मैंने जाल बनाए। हम लोगों ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ही हम लोगों ने काम किया है, सबके विचार को जोड़ते हुए। यही कारण है कि हमारे यहाँ यादव चौराहा से, हमारे यहाँ अपने बहादुरपुर रोड में यादव चौराहा से लेके रुपौली मार्ग 9 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से पूरा मुस्लिम बेल्ट है, यादव बेल्ट है, कुछ उसमें हिंदू भाई भी हैं। मैंने पक्षपात कहीं नहीं किया। सीसी रोड बनवाया, बहुत शानदार रोड बनवाया, आरसीसी नाली बनवाई। वहाँ के लोग, मैं वहाँ के देवतुल जनता से भी कहना चाहूंगा, मैंने विकास के दृष्टिकोण से आपको देखा, मैंने जाति पात और मजहब के आधार पर कहीं नहीं देखा। मेरे विधानसभा में पहले कभी चट्टी चौराहों पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। गांव के अंदर लोगों को पगडंडियों पे चलने पे सांप काट लेते थे। मैंने करीब 500 हाई मास्ट लाइट अपने निधि से करवाया और ब्रांडेड लाइट लगवाया। मैंने सारे ब्रांडेड लाइट लगवाए। आपके बबरी चंदौली मार्ग हो, चाहे आपका बबरी से जरखोर होते हुए धरौली मार्ग हो, चाहे बबरी से बसंतपुर हरिड़का चनहटा मार्ग हो, चाहे बबरी बनौली चट्टी से लेके भिखारीपुर का मार्ग हो, चाहे बनौली चट्टी से लेके गौरी तक का मार्ग हो, चाहे आप अकोड़ा का मार्ग हो, चाहे सलेमपुर का मार्ग हो, चाहे शाहपुर का मार्ग हो, चाहे सिकंदरपुर का मार्ग हो, चाहे वो रघुनाथपुर का मार्ग हो, आप सब सड़कों को देखिए। मेरे कार्यकाल में वो सारे के सारे सड़क मैंने बनवा दिए। हमारे ताहिरपुर मिल्कीपुर का क्षेत्र हो, वो सारे के सारे आप क्षेत्र में जाके देखिए, सीसी रोड मैंने बनवाया, शानदार रोड बनवाया। बहुत सारे जनप्रतिनिधि कभी उधर झांकने जाते नहीं थे। आपने देखा होगा कि इसी पांडेपुर क्षेत्र में मैंने 4 पुल दिए। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो दैनिक जागरण अखबार ने बहुत ही प्रमुखता से निकाला था, अमर उजाला ने भी निकाला था कि 3 डंडे के बांस पर गड़ई नदी 25 फीट गहरा नदी बच्चे पार कर रहे थे। मैं जब चुनाव प्रचार कर रहा था तो मैंने कहा कि देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए। दुर्भाग्य इस पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय विधानसभा का इतने जनप्रतिनिधि आए, 17 जनप्रतिनिधि आए, और इन लोगों को बच्चों के चलने की वो व्यथा कभी दिखाई नहीं दी। मैंने संकल्प लिया और मैंने परमानंदपुर में 2 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर अप्रोच रोड से मैंने शानदार पुल का शिलान्यास किया और पुल का उद्घाटन कराया। और जो 1 किलोमीटर रोड मैंने दिया है वो सारा मुस्लिम बस्ती में जाता है। सबका साथ, सबका विकास जो लक्ष्य हमारे दल का है, मैंने उस पर अक्षरशः अपने को उतारने का प्रयास किया। साथ ही साथ मैंने गोरारी के अंदर, हमारे विधानसभा का आखिरी गांव है, 2 करोड़ 56 लाख का पुल बनाया 2 किलोमीटर अप्रोच रोड के साथ। वहां के लोगों को 8 से 10 किलोमीटर की दूरी कम होगी मुख्यालय पे जाने के लिए। आपने देखा होगा कि पांडेपुर में ही मैंने रतराव सिकंदरपुर बुधवार जाने के लिए 21 फीट पुल चौड़ा बनवाया, नया बनवाया। उसका उद्घाटन 10 दिन में मैं करने वाला हूँ। और वो पहले 6 फीट के रास्ते, 7 फीट के रास्ते पर लोग जाते थे, जर्जर पुल था, तत्काल मैंने बनवाया। तीसरा पुल मैंने पचोखर ग्राम के तकिया मैंने दिया है, लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से। वो पुल 2 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से वो पुल, उसका शिलान्यास परसों होने वाला है। मैंने उसी के 2-3-4 किलोमीटर पहले बाद गोपलापुर आता है, जो महदौर गांव का ग्राम सभा महदौर का राजस्व गांव है, मैंने 2 करोड़ रुपया वहां भी दिया एक पुल के लिए। आसपास क्षेत्र में 4 पुल मैंने दिया। उसके बाद सिंचाई विभाग के अनेक पुल मैंने बनवाए, अनेक सड़कें बनवाई। हम बातों को रोकेंगे, बात ये करनी है कि जो तकिया में आपने पुल दिया है जी, तकिया जो पचोखर ग्राम सभा में है, वहाँ एक समस्या है कि इस तरफ नदी के इस तरफ, गड़ई नदी के इस तरफ बिंदपुरवा गांव है जहाँ का उच्च प्राथमिक विद्यालय है जी, और तकिया गांव में प्राथमिक विद्यालय है।
तो वहाँ के बच्चे 6, 7, 8 की कक्षाओं का शिक्षा नहीं ले पाते और यहाँ के बच्चे कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा नहीं ले पाते उस पुल के अभाव में। इसके विषय में दैनिक जागरण अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था इस मामले को। तो क्या वो पुल जो आप बता रहे तकिया वाला, वो पुल बनने के बाद वो बच्चों जो यहाँ पढ़ते हैं उनको लाभ मिलेगा उस पुल का? निश्चित तौर पर वो बच्चों के और क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए, जैसे मैंने जो परमानंदपुर में पुल बनाया था उससे 20 गांव प्रभावित होते हैं जी। जो इसको जोड़ेंगे तो इससे भी कई गांव प्रभावित होंगे और जब गोपलापुर को जोड़ेंगे तो कई गांव प्रभावित होंगे। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर उसका भौगोलिक अध्ययन करने के उपरांत ही इन पुल को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रमुख सचिव से कह के, क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, प्रमुख सचिव से कह के मैं बैठ के मैंने इसको पास कराया है और ये माइलस्टोन वर्क है। आप कभी जीवन में इस काम को भूल नहीं सकते। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, आपके इसी बबरी क्षेत्र में 5 MVA क्षमता की विद्युत घर थी, मैंने उसकी क्षमता 10 MVA करवाई। और आप चंदौली से लेकर बबरी तक आने वाले जो सड़क है उसे किनारे किनारे खंबे और तार भी मेरे रिज्यूम में लगाए गए। लगभग 80 करोड़ का मैंने काम कराया। 400 क्षमता वृद्धि ट्रांसफार्मर कराया, 2 नया सब स्टेशन बनवाया मैंने। एक सब स्टेशन मड़िया में बन के तैयार 10 MVA का जो चालू है, जनता को समर्पित है, और 4 महीने में ही 5 MVA की क्षमता मैंने उस पर और बढ़ा दिया, 15 MVA हो गया। उसके बाद उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 में 10 MVA की क्षमता का सब स्टेशन बन रहा है, जिसका कल स्थलीय निरीक्षण मैं करने जा रहा हूँ। सारे अधिकारी वहां रहेंगे, स्थल निरीक्षण करेंगे, वहां देखरेख करेंगे, वो करने में जा रहा हूँ। हमने अपने क्षेत्र में, आपके बबरी क्षेत्र में मैंने देखा था जब मैं आसपास चुनाव प्रचार में आया था तो बहुत सारे ट्रांसफार्मर जलने के बाद बहुत सारे बहन बेटियों की शादी में लोग परेशान हो जाते थे। डीजल बहुत सारे गरीब आदमी कहाँ लगाएंगे। मैंने खुद जो है अपने निधि से 400 KVA का मैंने मोबाइल ट्रांसफार्मर यहाँ दिया, जो पहले कभी नहीं था। हमने दीनदयाल नगर मुगलसराय में 5-5 मोबाइल ट्रांसफार्मर दिए, हमारी पत्नी ने दिए थे। हमने 5-5 मोबाइल ट्रांसफार्मर पड़ाव क्षेत्र को दिलवाया है। हमारे यहाँ चंदौली में मैंने 630 KVA का ट्रांसफार्मर, मोबाइल ट्रांसफार्मर अपने निधि से दिया है। हमने पुरवा में दिया है ट्रांसफार्मर अपने निधि से, वहां आजादी के बाद ट्रांसफार्मर लगा, पहली बार लगा। अभी मैंने धुरीकोट में 5.5 करोड़ 70 लाख दिया है। वहां लोग आपके विकास भवन से तार लेके जाते थे आपके उस गांव के अंदर, धुरीकोट के अंदर, मैंने वहां जनता की मांग पर मैंने दिया। हमने 100 KVA का ट्रांसफार्मर अपने निधि से कटेसर गांव में लगाया, कटेसर गांव के अंदर भी मैंने लगाया। मैंने अपने क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के प्रयत्न को जारी रखते हुए मैंने शंकर मोड़ के लोग, जो मुख्यालय का क्षेत्र है वहां 24 घंटे लाइट मिलनी चाहिए, वहां उतने दूर तक जो आपका जाता है मजवार की तरफ सड़क जाता है, मजवार जो सड़क जाता है वहां पर सैदराजा की लाइट आती थी। वहां के लोगों ने कहा कि विधायक जी, हम लोगों ने सारे जनप्रतिनिधियों से कहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैंने 40 लाख रुपए की लागत लगा के वो सारे सिस्टम बदलवा के वहां का लाइन ग्रामीण कटवा के शहरी लाइन लगवा दिया। वहां की बहन बेटियों ने त्योहारों के समय मुझे कहा था कि भैया आप रक्षाबंधन का हम लोगों को आप जो भाई का श्रद्धा जो होता है उपहार में, हमको यही चाहिए। तो मैंने सारी बहनों के कहने पर हमने वो कराया और वो आज चालू आबाद रूप से। मैं दिल से राजनीति करता हूँ, राजनीति में दिमाग से नहीं करता, क्योंकि जब जनता ने मुझे वोट दिया था तो इस क्षेत्र को मैं अच्छी तरह जानता भी नहीं था। जनता ने मुझे प्यार दिया, स्नेह दिया और आशीर्वाद देके मुझे सबसे ज्यादा वोट दिया। आप जरा मुझे बताइए, जब वोट देते वक्त, मतदान करते वक्त, मत मतलब विचार, विचारों का दान, जब विचारों का दान करते वक्त जनता ने मुझे भरोसा किया था, तो मैं दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ क्षेत्र में विकास करने के लिए करता हूँ। क्षेत्र की जनता के साथ मेरा दिल का रिश्ता है, दिल का नाता है और जीवन भर रहेगा। बहुत अच्छी बात है। विधायक जी, आपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे पुल का निर्माण कराया है। बात हमारी फिर वहीं आती है कि तकिया गांव में वहाँ के बच्चों ने, जब दैनिक जागरण ने मुद्दा उठाया था तो विद्यालय परिवार ने, बच्चों ने अपने विधायक को अपने बीच में पाना चाहा। क्या वहाँ उपस्थिति हो पाई या आपने स्थलीय निरीक्षण करके वहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखा है कि दोनों विद्यालय के बच्चों का कनेक्ट हो पाएगा उस पुल से? मैं वहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या, स्थानीय बच्चों की समस्या, वहाँ के अभिभावकों की समस्या को अखबारों के माध्यम से फिजिकली भी मैंने देखा। वहाँ के गांव के प्रधान, वहाँ के क्षेत्र की जनता, वहाँ के सारे लोग उपस्थित थे। वहाँ के सारे लोगों ने कहा कि मैंने कहा ये बच्चों की समस्या थी, इस नाते हमने इसे फोकस किया है। तो कहाँ पुल बने जिससे कि बच्चों की समस्या दूर हो जाए। तो जिस स्थान को लोगों ने चिन्हित किया उसी स्थान को हम लोगों ने, अधिकारियों को, मैंने पूरी टीम को भेजा था, सारे वहाँ के गांव के प्रधान को भेजा था, स्थानीय लोगों को भेजा था। जिन लोगों ने कहा कि नहीं यही स्थान मतलब बनना चाहिए, तो मैंने वहाँ क्षेत्र की जनता के कहने पे ही उस स्थान को चयन किया।
मेरा अपना मोटिव नहीं था। हमारा उद्देश्य था कि अगर हम कुछ बनाते हैं तो क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए। लाभ मिलना चाहिए, सही बात है। बहुत अच्छा लगा बात करके। इसमें हम लोग बात कर रहे थे सड़क निर्माण की और चौड़ीकरण की। जो आपके ऊपर उंगली उठाते हैं, जो आरोपित करते हैं, उनका कहना है कि मुगल सराय क्षेत्र में ही कहीं 6 लेन की सड़क है और जहां हमेशा से जाम रहता है रेलवे स्टेशन के पास, वहां चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई। तो जाम की समस्या निर्बाध रूप से उसी तरह से बनी रहेगी, लोगों का ये कहना है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं समझता हूं कि लोगों का कहना है, उन्होंने अपनी बात कही है, थोड़ा वेट करना चाहिए जी। मुझे लगता है थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब सारे अलाइनमेंट को कंप्लीट हो जाने दें जी, तब शायद आप मुझे ये प्रश्न करेंगे तो मैं आपको बहुत बेहतर उत्तर दूंगा। अभी सारी चीजें थोड़ी अधूरी दिख रही हैं, पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कि मैं जो कह रहा था वो सही है गलत है। दूसरा विषय, ये अलाइनमेंट पहले बना था, ये अलाइनमेंट हमारे से पहले बना था। अच्छा। ये प्रस्ताव बने थे हमसे पहले। उस समय दूसरे विधायक हुआ करते थे जी। सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी थे और हमारे दल के विधायक थे। उस समय में सरकार की मंशा रही होगी, सरकार ने विकास परक सोच के हिसाब से उसकी नापी कराई होगी। उस समय के लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने इसको 6 लेन या 4 लेन करवाया। उस समय जब नापी हुई तो शहर को ध्यान में रखते हुए उस समय के तत्कालिक व्यवस्था के हिसाब से ज्यादा नुकसान न करके शांति से काम हो जाए, लोगों को लाभ भी मिल जाए, संभव उसी हिसाब से अलाइनमेंट बनाए गए थे। वो ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे, उस अलाइनमेंट का कोई बहुत वजूद नहीं था। जब हम चुनाव जीत के आए तो मेरी इच्छा थी कि ये सड़क बहुत चौड़ी हो जाए, अच्छी बन जाए, सड़क बन जाए। तो मैंने उस पर प्रयास करना शुरू किया। जब मैंने प्रयास करना शुरू किया, पूरी फाइलों को खंगाला, तो मुझे मानना था कि जिन जनप्रतिनिधियों ने, जिन समय के अधिकारियों ने, सारे अधिकारियों ने अलाइनमेंट बनाया होगा, जनप्रतिनिधियों को ऐसा विश्वास में लिया होगा, तो जनप्रतिनिधि इस पर दोषी नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिकारियों ने उस तरह के अलाइनमेंट को बना के दिखाया होगा कि हम लोग इस तरह से बनाए हैं। तो जनप्रतिनिधि ने कहा ठीक है, कहा होगा ठीक है, तो उस हिसाब से बना दिया होगा। हमने जब उस पर फोकस करना शुरू किया तो मुझे लगता है ये ठंडे बस्ते में पड़ा, इसका औचित्य नहीं है, ये इस तरह कबाड़ में फेंका जाएगा। मैंने प्रयास करना शुरू किया। हमारे समय, उस समय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी भी थे, उन्होंने भी प्रयास किया। मैंने खूब पुरजोर प्रयास किया, मेरे कई पत्र उस पर लगे होंगे। तो प्रयास करते हुए ये रोड स्टेट हाईवे 120 है, ये पूरा का पूरा पैसा राज्य सरकार का है, यानी मेरा प्रयास है। ये सरकार, केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, ये पैसा राज्य सरकार का पैसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का पैसा है। तो मैं विधायक होने के नाते मुख्यमंत्री जी ने ये सौगात मुझे दी है। तो मेरे कहने का मतलब, मैंने आग्रह किया, निवेदन किया और उन्होंने मुझे पैसा अवमुक्त कर दिया। मैंने अभी, आपको ध्यान में होगा कि मैंने एक एलिवेटेड पुल की भी मांग की थी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कोर बैठक जब हुई थी तो उस प्रस्ताव को पहले नंबर पर रखा गया है। अभी भी वो पहले नंबर पे ही है। अभी उस संदर्भ में मैं मिल के भी अभी आया हूँ। अभी जब सदन चल रही थी, मैं महाराज से मिला था, माननीय मुख्यमंत्री से मैं मिला था और मैंने उनको इस चीज की याद भी दिलाई थी कि आपने कहा था एलिवेटेड पुल के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये पुल, ये पहले रोड बन जाए, फिर जैसी डिमांड आएगी उस हिसाब से हम लोग करेंगे। देखिए, अधीर होके मैंने आपसे कहा ना कि जो लोग काम करने वाले हैं वो काम को पूर्णतः अंजाम तक पहुंचाने के बाद तब जरूरतों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जिन लोगों को उंगली उठाना है वो समय हर पल अपने विचार को बदलते हैं। अगर किसी पे उंगली उठाएंगे, अगर वो चीज अच्छा हो गया तो फिर उसको छोड़कर दूसरे पे उंगली उठाएंगे, दूसरा हो जाएगा, तीसरे पे उठाएंगे। उंगली उठाने वालों को सिर्फ उंगली उठाने के लिए सुबह का इंतजार होता है, और हम सारे लोग जब रात को सोते हैं तो दिन भर काम करके थके होते हैं। इसलिए नवीन सपनों के साथ कल का सूरज नए विकास के साथ जुड़ने वाला है, इस भावना के साथ सोते हम लोग हैं कि कल का सूरज नए विकास को जोड़ेगा। ये भावनाएं हमारी होती हैं, और जो लोग डिस्ट्रक्टिव होते हैं वो यही सोचते हैं कल कौन सा मुद्दा उठाएंगे जिससे नैरेटिव हमारा मेंटेन रहे, तो वो उसके हिसाब सोचते हैं। मेरा उनके बारे में भी बहुत विशेष कुछ कहना नहीं है। जिसकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी, उन्हीं भाव के हिसाब से वो लोग काम करते हैं। मेरा उसमें कोई कमेंट नहीं है। मैं सिर्फ काम करने आया और काम करूंगा। और आपने देखा होगा कि न्यायालय भवन 273 करोड़ रुपए का 276 करोड़ रुपए का न्यायालय भवन बनने जा रहा है। ये मेरे कार्यकाल में है, मेरा प्रयास भी है, इसके लिए आप बधाई के पात्र भी हैं। धन्यवाद आपका है। और मैं, आपने देखा होगा कि मैंने जनता का आशीर्वाद लिया और अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों के साथ, चूंकि मैंने भी लॉ की पढ़ाई की है, तो बहुत सारे वरिष्ठ अधिवक्ता मुझे भी अधिवक्ता मानते हैं। प्रैक्टिशनर में भले ही नहीं हूँ, मैं उनका रजिस्ट्रेशन मेरा भले ही ना हो, मैंने तो PCSJ के लिए मैंने लॉ किया था, तो इस नाते मुझे प्रैक्टिस करना ही नहीं था, तो पहले से तय था मेरा।
तो इस नाते वो सारे सम्मानित अधिवक्ता जो बहुत सीनियर लोग हैं, वो सभी लोगों की सहमति से लोग गए थे। ऐसा नहीं कि वो अकेले ही गए थे मेरे साथ, सारे अधिवक्ताओं की सहमति थी, सबका प्रयास था। तो प्रतिनिधि मंडल के रूप में वो सारे लोग गए थे। और जब वो लोग गए थे मेरे पास, तो प्रमुख सचिव न्याय के पास मैंने उनके साथ मिलवाया, विनोद राठौड़ जी के यहाँ। तो विनोद राठौड़ जी मेरे रिश्तेदार नहीं है। विनोद राठौड़ जी ने सारे सम्मानित अधिवक्ताओं के सामने, 5, 6, 7 अधिवक्ता थे, उनके सामने, सभी सीनियर अधिवक्ता थे, उनके सामने उन्होंने कहा कि न्यायालय भवन के लिए कोई 17-18 बार प्रयास करने वाला जनप्रतिनिधि था, तो उसका नाम अकेला है, उसका नाम रमेश जायसवाल, इसके अलावा कोई और नहीं आया था कभी। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उस प्रतिनिधि मंडल को मिलवाया, और माननीय मुख्यमंत्री से मिलवा के भी मैंने उस संदर्भ में आग्रह किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कहा कि जनप्रतिनिधि रमेश जायसवाल लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो 76 करोड़ रुपए अवमुक्त कराए गए, मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को तो जानकारी भी नहीं था टेंडर कैसे हुआ। वो न्याय भवन अपने आपका न्याय विभाग से वो चीजें डिमांड यहाँ से गई, न्याय विभाग तक गई, न्याय से नियोजन में गई, नियोजन में टेंडर हुआ, टेंडर में वो L1 होने के बाद फिर PWD को वो गया, 2-3 बार वो टेंडर कैंसिल हुआ। फिर महाराज जी से मैंने आग्रह किया, महाराज जी ये तो करना, उन्होंने कहा, महाराज जी ने खुद कहा। उसके बाद आलोक कुमार थर्ड, प्रमुख सचिव नियोजन, ये सारे लोगों को जानकारी पूरे विषय की है। और इतनी गहराई तक बहुत लोगों को जानकारी भी नहीं है जितना मुझे जानकारी थी उस संदर्भ में और है। तो महाराज जी ने कहा कि मैंने ज्वाइंट वेंचर करा दिया इस बार 2 संस्थाएं एक साथ काम करेंगी, क्योंकि कई न्यायालयों का, 6 न्यायालयों का संभवतः मामला था। तो इस नाते वो सारा कंप्लीट हुआ और ज्वाइंट वेंचर टेंडर कराए गए। ज्वाइंट वेंचर टेंडर में लोगों ने पार्टिसिपेट करके उसको लिया और आज बहुत तेजी से वो बन रहा है। आपको बता दूं, हमारे मुख्यालय पर बस डिपो नहीं था, अंतरराज्यीय बस डिपो, अंतरराज्यीय, राज्य के अंदर चलने वाला बस डिपो मुख्यालय पे था ही नहीं। तो मैंने लगातार इसका प्रयास किया। जमीन नहीं थी तो मैं कृषि विभाग की जमीन के लिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह किया। तो कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया माननीय सूर्य प्रताप शाही जी को, उनकी टीम को या उनके प्रमुख सचिव को, कि वो जमीन परिवहन विभाग को हैंडओवर कर दी जाए। तो उनका आशीर्वाद है कि परिवहन विभाग को जमीन हैंडओवर हुआ और 25 करोड़ का DPR तैयार हुआ। फिर मैंने आग्रह किया कि अत्याधुनिक बनाया जाए, इसको और सुंदर बनाया जाए। तब पुनः वो 36 करोड़ का DPR तैयार हुआ और कार्यदायी संस्था CNDS नामित भी कर दी गई है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ RTO ऑफिस नहीं था, सरकारी ऑफिस जो है किराए के मकान पे चलता था। मैं लगातार उसके लिए प्रयास किया और 5 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से मैंने शिलान्यास भी किया, आपने देखा होगा। और उसका 3रा फ्लोर ढलने जा रहा है। अब हमारे विधानसभा में, मेरे विधानसभा में, मेरे मुख्यालय पर, हम सबके मुख्यालय पर अब RTO ऑफिस सरकार की होगी, अपनी होगी, अपना बस डिपो अपना होगा, न्यायालय भवन अपना होगा। दूसरा विषय, जनता गुहार लगाने के लिए DM के पास जाती है तो सिंगल रोड होगा, एक गाड़ी आती दूसरी गाड़ी को उतरना पड़ता है। आपको पता है 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 400 मीटर 4 लेन सड़क बनाने का मैंने टेंडर करा दिया है। ये मेरा ही प्रयास है। वो सड़क बनने जा रही है, अब 4 लेन जाएगी, वहां पर मैं शिलान्यास करने वाला हूँ बहुत जल्दी। ऐसे अनगिनत काम मैंने कराए हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां मैंने बहुत सारे काम कराए सड़क के। आप लोग खुद देख रहे होंगे, जो काम कभी नहीं हुए थे वो भी काम मैंने कराए। कभी लोगों ने कल्पना नहीं किया था, गौरी के लोगों ने, कि बनौली चट्टी से गौरी तक की सड़क बनने वाली है। नया सड़क पहली बार बना। ऐसे नवनिर्माण के अनेक सड़क मैंने शाहपुर में डंगराम बनवाया। ऐसे अपने विधानसभा में अनेकों सड़क मैंने बनवाए। तो हमारे यहाँ भटरिया एक ग्राम सभा है, सारे यादव समाज के लोग वहां रहते हैं। वो लोग आजादी के बाद उनके यहाँ पहली बार सड़क बना, 60 लाख रुपए की लागत से मैंने CC रोड बनवाया। जब मैं वहां उद्घाटन करने गया तो वहां के जितने भी यादव समाज के सभी मेरे छोटे भाई थे, वरिष्ठ अभिभावक थे, सब लोगों ने माले फूल से मुझे लाद दिया और यह विश्वास दिलाया कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं। उन लोगों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं सारे के सारे सम्मानित देवतुल जनता से आग्रह करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग हों, अगर विकास के लिए जनप्रतिनिधियों का चयन होता है और विकास के लिए चुनाव होते हैं, तो मैं समझता हूँ वो चुनाव आने वाले समय में आप विकास के लिए करिएगा। अगर हम लोगों ने विकास किया होगा तो विकास के लिए करिएगा, अगर विकास नहीं किया होगा तो मुझे हटा दीजिएगा। मैं दोनों विषय में आपके साथ खड़ा हूँ। लेकिन अगर विकास किया होगा और पहली बार हुआ होगा तो मैं आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। अच्छा, हम लोगों के मुगलसराय में हम लोग के लिए गौरव की बात है कि मुगलसराय का जो रेलवे यार्ड है एशिया में स्थान रखता है। तो सौंदर्यीकरण के ज़माने में जहाँ बिखरी से बिखरी चीज़ों का सौंदर्य बढ़ा के उसको दर्शनीय बनाया जा रहा है, क्या नहीं लगता है आपको कि मुगलसराय रेलवे यार्ड का भी और स्टेशन का भी सुंदरीकरण होना चाहिए?
आपको थोड़ा सा मैं क्लियर करना कुछ लोग बाहर से आते हैं, मैं थोड़ा उनको clear- पता भी नहीं चल पाता कि अच्छा ये स्टीफन इस मार्केट के पीछे है, उनको दिखता भी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने 2 बात पहले कही थी, जी। प्रश्न आपका दोबारा आपने किया, मैं उसका दोबारा उत्तर दे रहा हूँ। मैंने कहा कि थोड़ा वेट करिए, प्लीज थोड़ा वेट करिए, आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर आपको खुद मिल जाएगा जी। और अधीर होना एक समझदार व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता, और क्षेत्र की जनता भी जानती है उसका उसके द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि काम पर विश्वास रखता है। इस नाते आपको समय खुद जवाब देगा कि जो प्रश्न है उसके उत्तर मिले कि नहीं। जी। विधायक जी, हम लोग बबरी में बैठे हैं, चूंकि बस यहाँ की जनता और क्षेत्रीय जनता जानना चाहती है कि लगभग कब तक बबरी का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू हो जाएगा, उसमें ओपीडी शुरू हो जाएगी, लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि लगातार मैं इस बार भी गया था, तब भी मैंने प्रयास किया था जी। अभी मैं आपके चैनल पर पॉडकास्टिंग के लिए बैठा हूँ जी। इस नाते, नहीं तो मैं तुरंत टेलीफोन मिलाता और सीएमओ को लाइन पे लेता, स्पीकर ऑन करता जी। और आपको ये बताता कि अभी क्या प्रगति इसमें है। अगर आप अनुमति दे तो मैं इस पर बिल्कुल प्रयास करूं, और आप प्रश्न करते रहिए, मैं मिला रहा हूं। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैंने आपको पहले ही कहा, विकास हमारी सोच रही है और विकास के साथ मैंने अपने जीवन को जोड़ा है। मैं इससे इतर नहीं रह सकता, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग एक्स्ट्रा। मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ और अलग करके रहूंगा, चैन से बैठूंगा नहीं। सीएमओ साहब। हाँ, नमस्कार सर। मैं स्पीकर ऑन किया हूँ, मैं इस समय पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बबरी में बैठा हूँ। हेलो। मैं इस समय पॉडकास्ट कर रहा हूँ, बबरी में बैठा हूँ। मैं प्रश्न मुझे किए जा रहे हैं तो मैं पॉडकास्ट पे बैठा हूँ, तो मैंने स्पीकर आपका ऑन किया है। सामान्य सवाल था तो मैंने कहा कि जनता को वो सारी चीज़ें बताई जाएं जो हम लोगों का कर्तव्य है। सवाल इनका था कि हम लोग बबरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को कब जनता को सुपुर्द करने वाले हैं। तो मैंने अपने प्रयासों के संदर्भ में मैंने इनको बताया, ये पॉडकास्टिंग के माध्यम से सारी जनता ये बात सुनेगी, तो ये अच्छा भी है कि हम लोगों ने त्वरित तरीके से आपको भी लाइन पे लिया। तो मेरा प्रयास क्या था और अब तक हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, कितना समय लगेगा, मैं चाहता हूँ अपने मुखार बिंदु से आपको बताना रहेगा तो ठीक रहेगा। जी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप कहिए। सर वो बहुत जल्दी ही शुरू होगा सर, कुछ सामान रह गए हैं पैथोलॉजी जांच के सर, वो जैसे ही सामान आ जाता है सर तो तत्काल शुरू करवाया जाएगा। और सर इसमें लगातार हम लोग शासन से भी संपर्क कर रहे हैं सर, और डीएम साहब ने खुद भी इसमें इंटरेस्ट लिया है सर, और आपने भी इंटरेस्ट लेकर सर काफी चीजों को स्पीड अप किया है सर। क्या कह रहे हैं? तो आपने भी काफी इंटरेस्ट लेकर सर इन चीजों को शुरुआत में करवाया है सर जी, और स्पीड अप हो जाएंगी चीजें, और हम उम्मीद कर रहे हैं जल्द से जल्द ये बबरी हमारा सीएससी क्रियाशील भी हो जाएगा सर। मुझे जनता को हम सौंप देने की जनता को। मुझे एक बात और बता दीजिए सीएम जी साहब, सर। ये प्रयास मेरे अलावा क्या किसी और व्यक्ति ने किया क्या? जी सर, बहुत पहले सर बात किया था, लेकिन इधर हाल फिलहाल में किसी ने बात नहीं किया जब सर। से मैं आया हूँ यहाँ जीत के, क्या इस संदर्भ में जी कोई सर। प्रयास किया मेरे अलावा? जी सर, आपका प्रयास इसमें रहा है सर। सबसे ज्यादा और प्रयास मैंने ही किया होगा। जी सर, आपने काफी प्रयास मैं किया लगातार सर, और मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम से, सबसे मिलके आपको जी सर, मैं जी सर। वहाँ बैठ के मैंने डिप्टी सीएम से आपसे बात कराई है। जी सर, डिप्टी सीएम साहब के यहाँ से फोन भी मुझे आया था सर जब आप बैठे हुए थे। तो क्या मुझे लगता है डेडिकेट एक टारगेट क्या दिया जाए? सर हम उम्मीद कर रहे हैं सर कि 1-2 महीना के अंदर अंदर इसको हम लोग सर क्रियाशील करवाने का प्रयास करेंगे सर। भव्य तरीके से उद्घाटन करके इसको जनता को सौंपेंगे। जी सर, करवाएंगे। ठीक है, थैंक यू। मैंने आपको आपके प्रश्न जो थे वो प्रश्न का सीधा उत्तर इसलिए दिलवाया, हो सकता है और पहले भी हम लोग कर लें, क्योंकि देखिए हम बता दें आपको, मैंने आपको पहले ही कहा कि राजनीति करने के उद्देश्य से अगर आए हो तो राजनीति करना पड़ेगा। सही बात। लेकिन आप बताइए मुझे, मैंने आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने खुद कहा था कि मैं यहाँ दिल से सोचता हूँ, दिमाग का प्रयोग सिर्फ विकास करने के लिए, धन लाने के लिए करता हूँ। जनता के बीच में मैं कोई भी खोखली बात नहीं करता, मेरा स्वभाव नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ ईमानदारी से बोलता हूँ, और ईमानदारी से अगर सफलता मुझे मिलती है तो मैं काम करूंगा। धोखा देके ना मुझे राजनीति करना है, ना मुझे ऐसे किसी पद की जरूरत है। जनता भी ये लगभग जान चुकी है कि हमारा विधायक साफ सुथरी बात करता है, साफ सुथरा काम करता है, और जो कहेगा वो करेगा। अब तक जितना भी मैंने वादा किया है सारे के सारे वादे पूरे हुए। रात को 2 बजे भी अगर मेरे पास लोग फ़ोन करते हैं तो भावनाओं के लगाव के कारण मैं रात को 2 बजे फ़ोन उठाता हूँ और जनता के दुख सुख में खड़ा होने का प्रयास करता हूँ। यह प्रयास कोई राजनीतिक भाषा के तहत मैं कह के जताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ,
यह मेरा फर्ज है, ये सारे जनप्रतिनिधियों का फर्ज है, जो लोग भी जनता से चुने गए हैं। अब अलग बात है कि लोगों की सोच कैसी है, लोग किस वे में अपने जीत को लेते हैं, मैं नहीं जानता, मगर मैं तो अपनी जीत को जनता का आशीर्वाद ही मानता हूं और उनके लिए खड़ा रहूंगा। विधायक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे स्टूडियो में आकर अपनी बात बेबाकी से रखी। तो दोस्तों, आपने देखा कि आज के एपिसोड में मुगलसराय विधानसभा के विधायक श्री रमेश जायसवाल जी ने अपनी बातों को रखा। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।